हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉवल रिटन बाय राजा राव कांथापुरा. दिस टॉपिक आई हैव टेकन फ्रॉम इंडियन इंग्लिश राइटिंग. सो विल स्टार्ट विद अ शॉर्ट समरी एंड देन विल डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. कांथापुरा इज अ नॉवल रिटन बाय राजा राव, एन इंडियन ऑथर एंड वन ऑफ द पायनियर ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश. तो इसे एक इंडियन ऑथर ने लिखा है एंड दिस नॉवेल वॉज पब्लिश्ड इन 1938 एंड इज कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ इंडियन लिटरेचर. द नॉवेल एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ नेशनलिज्म. तो ये नॉवेल जो है कौन सा थीम एक्सप्लोर कर रहा है? नेशनलिज्म मीन्स फीलिंग ऑफ वननेस, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, बिना वायलेंस किए अपनी बात को कैसे रखना है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कैसे फाइट करना है, ये नॉवेल उसके बारे में है. देन इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म ऑन रूरल इंडियन सोसाइटी means impact of British rule on rural Indian society. So Kanthapura is the story of a village in the south of India and how it is affected by the rise of Gandhism in 1930s. So this story is about a fictional village Kanthapura in southern part of India and about the impact of Gandhism, about the impact of Gandhian philosophy on the people of Kanthapura. जब लोगों को गांधीयन फिलॉसफी के बारे में पता चला तो वो कैसे रिएक्ट किए, उसका उन लोगों पर कैसा असर हुआ, ये सब उनके बारे में है. तो ये स्टोरी जो है कांथापुरा की एक बूढ़ी औरत अचक्का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे क्योंकि वो इस स्टोरी की नरेटर है. तो जब वो स्टोरी को नरेट करती है तो वो वी एड्रेस करती है, कभी खुद के बारे में कुछ नहीं बताई, खुद को इम्पोर्टेंस उसने नहीं दिया. फिर जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवेल का, वो है मूर्ति. उसका नाम क्या है? मूर्ति. ही इज वेल एजुकेटेड एंड वर्स्ड इन गांधीयन फिलॉसफी. तो मूर्ति चाहता था कि जो कांथापुरा के लोग हैं उनके अंदर से सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाए. मतलब जो कास्ट बेसिस के डिफरेंसेस है, जेंडर, लैंग्वेज, कम्युनिटी, ये सब डिफरेंसेस खत्म हो जाए, सब एक साथ यूनाइट होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कॉलोनियल रूलर्स के अगेंस्ट खड़े हो. तो वो घर घर जाके गांधीयन फिलॉसफी के बारे में बात करता है, नेशनलिज्म के बारे में बात करता है, फ्रीडम के बारे में बात करता है और लोग उसे अप्रिशिएट भी करते हैं. लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये सारे कास्ट के लोगों को अलग, मतलब हाई कास्ट, लो कास्ट, सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात करता है, तब इसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. सो द मेन कैरेक्टर इन दिस नॉवल इज मूर्ति, a humble, intelligent and educated youth who spent time in the city. ये शहर में बहुत टाइम तक रहा है, इसलिए जो इसकी थिंकिंग है वो गांव वालों लोगों से एकदम अलग है. मूर्ति becomes a devotee of Gandhi and returns home to his village to spread the gospel of Mahatma. Primarily focus on freedom from British colonial rule and self-governance. He moves from one house to the other to preach the significance of Gandhi's struggle for freedom, gaining more and more support as he patiently reasons with his own town people about how love, truth and non-violence will help them free themselves. तो गांधी जी का जो मेन टीचिंग था वो क्या था? लव, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. और यही सारी बात मूर्ति जो है लोगों को समझा रहा था. One of the more controversial things he espouses is that the Parihars should not be marginalized so strongly. तो परिहार्स लो कास्ट के लोग थे, तो वो चाहता था कि उनको इतना ज्यादा मार्जिनलाइज ना किया जाए जितना लोग करते थे. तो अब ये बात सुन के लोग उसके अगेंस्ट होने लग गए, उसकी बातों पर अग्री नहीं कर रहे थे. मूर्ति एंड अदर यंग मैन स्पीयरहेड द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस कमिटी इन द विलेज. इन्होंने, मूर्ति और कुछ लोग मिलकर कांग्रेस कमिटी को फॉर्म किए और जो गांधी के फॉलोअर्स थे वो अलग अलग शहर से पब्लिसिटी मटेरियल्स लाते थे, लोगों में फ्री बांटते थे उसको, और ये भी इंश्योर करते थे कि लोगों को सब कुछ पता है कि ये फ्रीडम मूवमेंट किस लिए है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है. फिर यही कांग्रेस कमेटी जो है वो ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि लोगों को अच्छे से ट्रेन करेंगे ताकि वो नॉन वायलेंट रह सके कोई भी सिचुएशन में. फिर जब कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास ये गांधी फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पता चला तो इसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बड़े खान नाम का एक पुलिस ऑफिसर था, उसका पोस्टिंग कांथापुरा में कर दिया ताकि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सके. फिर बड़े खान को भट्टा नाम का एक वेल्दी लैंड ओनर असिस्ट करता है ताकि जो मूर्ति के कुछ पियर्स रहते हैं, जो साथी रहते हैं, वो मूर्ति के अगेंस्ट हो जाए. फिर मूर्ति परिहार्स के सपोर्ट के लिए, उनके जस्टिस के लिए रैली करता है, प्रोटेस्ट भी करता है, रैली निकालता है
क्योंकि परिहार्स को कॉलोनियल गवर्नमेंट कॉफी प्लांटेशन में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत ज्यादा काम करवाते थे और उनको उनका वेजेस भी टाइम पे नहीं देते थे और प्रॉपर नहीं देते थे। इसलिए मूर्ति और उसके सपोर्टर्स रैली निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। लेकिन इस बार जो कॉलोनियल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था बहुत ही ज्यादा रूड था। वो ना बच्चे देखे, ना बूढ़े देखे, ना औरत देखे, सबको बहुत ज्यादा मारे। और इस वजह से ये सब देख के परिहार्स भी इस रैली को ज्वाइन करते हैं, इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और इस वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और इसके रिजल्ट में मूर्ति को जेल में डाल देते हैं। फिर मूर्ति के एब्सेंस में रंगम्मा नाम की एक एडुकेटेड वुमेन फ्रीडम स्ट्रगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। वो एक वुमेन के ग्रुप को ऑर्गेनाइज करती है, वुमेन्स को ट्रेन करती है ताकि वो उन्हें फ्रीडम फाइट में फ्रंट रनर की तरह ला सके। और मूर्ति जब जेल से रिलीज होता है तो वो कांतापुरा से दूर रह के इस फ्रीडम स्ट्रगल में अपना रोल प्ले करता है। The leaders of the movement launch a campaign asking their followers not to pay taxes and land revenues to the government. अब जो लीडर्स थे इस मूवमेंट के, वो लोग क्या कैंपेन लगा रहे हैं कि सबको ये समझा रहे हैं कि कोई टैक्स ना भरे, कोई लैंड रेवेन्यू ना दे। दे एडुकेट देयर फॉलोअर्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिमेनिंग नॉन वायलेंट। वो लोग क्या सिखा रहे हैं कि चाहे ये गवर्नमेंट कुछ भी करे, कॉलोनियल गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, चाहे तुम्हारे फार्म को भी जला दे, लेकिन तुम नॉन वायलेंट ही रहना। The government responds by coming to Kantapura and brutally beating and shooting the protesters. The government forces overpower the protesters who are later forced to flee the village. अब गवर्नमेंट के पास गन पावर है, ये सब है, तो फिर प्रोटेस्टर कहाँ उनके सामने खड़े हो सकते हैं। तो ये लोग, गवर्नमेंट जो था वो ओवर पावर हो गया था, प्रोटेस्टर से ज्यादा पावरफुल थे। तो इस वजह से बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जो थे वो गांव छोड़ के चले गए। एंड सम ऑफ द विमेन सेट फायर टू द विलेज बिफोर दे लीव एंड फाइंड सेफ्टी एंड सोलेस इन द नेबरिंग विलेज। मोस्ट विल रिमेन हियर परमानेंटली। और कुछ लोग जो थे वहां पे ही रह गए थे। तो ये एक शॉर्ट समरी था ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए इस नॉवेल के बारे में, इस नॉवेल की स्टोरी क्या है उसके बारे में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि एक्सप्लेन द प्लॉट ऑफ द नॉवेल कांतापुरा और डिस्कस द प्लॉट ऑफ द नॉवेल कांतापुरा, तो जो समरी में मैंने कंटेंट दिया है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है, डिस्कस द नरेटिव टेक्निक ऑफ द नॉवेल कांतापुरा। तो नरेटिव टेक्निक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस आंसर को यूज कर सकते हैं। और जो ये इंट्रोडक्शन है, कांतापुरा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप सेम इंट्रोडक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। कांतापुरा इज अ नॉवेल रिटन बाय राजा राव, एन इंडियन ऑथर एंड वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। Published in 1938, it is considered a significant work of Indian literature, exploring themes of nationalism, non-violent resistance, and the impact of colonialism on rural Indian society. A literary work can be analyzed through various angles, and narrative technique is one of the important angles to judge a work of art. तो किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को जज करने के लिए उसके स्टाइल पे ध्यान देना पड़ता है, उसके नैरेटिव टेक्निक पर। As literature is all about experimentation with different literary words and styles, a writer experiments with various innovative narrative techniques in order to make his work effective. In this light, Raja Rao's Kantapura is triumph of narrative art. In this novel, the writer uses some popular Indian myth and superstitions to give an Indian flavor to the novel. Instead of using Western style, Rao uses the ancient Puranic method of storytelling, which according to him is true to Indian atmosphere and which gives an Indian flavor to the novel. तो इन्होंने कौन सा स्टाइल यूज किया है? पौराणिक मेथड, ओरल ट्रेडिशन का यूज हुआ है। Rao does not follow the Western concept of chapter division in the novel, and the Kantapura is narrated as a continuous tale. There is no division of the chapter. Kantapura is a third-person narrative through the eyes of an old woman named Achakka. Rao tells the story in oral tradition of storytelling without any break. While describing the geographical detail of Kantapura village, it appears as if the author is talking to the readers. Raja Rao uses long sentences in order to show the continuous flow of thoughts of the Indian people. This kind of narration is used in many of Rao's other stories also. तो अभी तक हमने क्या समझा कि राव ने अपने नैरेटिव टेक्निक में क्या यूज किया है? पौराणिक स्टाइल यूज किया है, पुराने जमाने का स्टाइल यूज किया जिसमें ओरल ट्रेडिशन जिसे हम बोलते हैं। तो वेस्टर्न स्टाइल से दूर रहे हैं वो। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में चैप्टर के डिवीजन होते हैं, लेकिन यहाँ जो कांतापुरा है वो कैसे नरेट हुआ है? कंटिन्यूअसली। और राजा राव ने यहाँ पे लॉन्ग सेंटेंसेस का ज्यादा यूज किया है।
फिर राव ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज किया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब जब कैरेक्टर्स के इनर मोनोलॉग के बारे में रीडर्स को पता चलता है, उसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कैरेक्टर्स के इनर थॉट्स के बारे में पता चलता है कि वो क्या सोच रहा है। राव एम्प्लॉयज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक वेयर द नैरेटिव फॉलो सीमलेसली फ्रॉम वन कैरेक्टर्स थॉट्स एंड परसेप्शंस टू अनदर। दिस टेक्निक allows for a deeper exploration of characters' inner lives and subjective experiences. The novel is written in a rich blend of English and Indian vernacular languages. Rao incorporates elements of Kannada, the native language of region, to create an authentic and immersive reading experience. तो इन्होंने कन्नड़ा लैंग्वेज के एलिमेंट्स को कुछ यूज किया है ताकि ये जो नॉवेल है, जो स्टोरी है, वो ऑथेंटिक लगे। Kanthapura does not follow a linear narrative structure. Instead, the story moves back and forth in time. मतलब flashback भी दिखाया है और आगे किस बारे में भी बता दिया गया है। This non-linear approach allows for multifaceted exploration of the themes and events, providing a broader understanding of the historical and social context. The narrative technique in Kanthapura emphasizes the collective voice of the village community. The story is told from the perspective of an unnamed omniscient narrator who represents the collective consciousness and oral tradition of the people. This technique serves to highlight the unity and solidarity of the community in their struggle against colonialism. Now let's see the conclusion. Raja Rao's narrative technique in Kanthapura blends elements of Indian oral storytelling, stream of consciousness, vernacular language, non-linear structure and collective voice to create rich and immersive narrative that capture the essence of rural Indian life and the fight for independence. The next question is discuss the character of Murthy in Raja Rao's novel Kanthapura. तो इंट्रोडक्शन सेम रहेगा जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, आप वही लिख सकते हैं। तो मूर्ति के बारे में आप क्या लिखोगे? तो मूर्ति कौन था? इस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट था, मेन कैरेक्टर था, एक एजुकेटेड पर्सन था। फिर उसके अंदर जो भी क्वालिटी थी, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी, वो अपने विलेज को यूनाइट देखना चाहता था। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उसने एक प्रोटेस्ट छेड़ा था। तो उसके सारे स्ट्रगल को, उसके सारे एफर्ट्स को आपको यहाँ पर बताना है। Murthy is a young educated Brahmin from the village of Kanthapura. He is deeply influenced by Mahatma Gandhi's philosophy of non-violence and satyagraha, which inspires him to take up the cause for freedom and fight against oppressive British regime. Murthy's character embodies the spirit of idealism and determination. Initially, Murthy faces opposition from the conservative elements within his own community, including the Orthodox Brahmins. However, he manages to gather support and forms a non-violent resistance movement in Kanthapura. This movement gradually gains momentum and starts to challenge the authority of the British Raj. Murthy's ability to mobilize and unite the villagers despite their differences become a driving force behind the struggle for independence in Kanthapura. तो शुरू में क्या हुआ था, जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे वो उसके अगेंस्ट थे, वो जो भी करना चाहता था उसको सपोर्ट नहीं करते थे, पर धीरे धीरे सभी लोग मूर्ति को सपोर्ट किए। मूर्ति's रोल एक्सटेंड्स बियॉन्ड बीइंग अ लीडर। एक लीडर होने के अलावा वो एक विजनरी भी था और मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच में एक ब्रिज के जैसे काम किया उसने। He is well versed in both traditional Indian culture and Western philosophy, which allows him to effectively communicate his idea to the villager and inspire them. Murthy's speeches and discussions with the villagers reflect his intellectual depth and his ability to connect the ideals of nationalism with the daily struggles of rural population. तो उसकी बातों से, उसके डिस्कशन के वे से पता चलता था कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना हाई है। Now let's see the conclusion. अगर आपको इस आंसर में कुछ और ऐड करना है अपने हिसाब से तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। Murthy's journey in Kanthapura highlights the transformative of power of a single individual and the collective strength of community united in the pursuit of freedom. His role as a leader, visionary and symbol of resistance contribute to the broader theme of the novel, such as the importance of unity, the clash between tradition and modernity, and the significance of non-violent protest in achieving social and political change. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।